नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से भूगोल खंड पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ने चल रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे मानचित्र आपको मिल सकते हैं और उनके बाद से संबंधित बात की जाएगी। तो मानचित्र को आप देखते हुए और उन समझने की कोशिश करिएगा। तो एनसीईआरटी का बेसिक फार्मूला, पहले आपसे हो सकता है सवाल पूछे जाएं, फिर उत्तर देने की कोशिश की जाए। 1, 2, 3 पैराग्राफ के बाद कुछ सवाल आएँ, कुछ आपको विचार करने के लिए कहा जाए। तो इस तरीके से आपको अध्याय में समझना है और इस तरीके से अगर आप समझते चलेंगे तो आपको आसानी होगी। इससे कोई सवाल तुरंत पूछा गया, उसका आगे उत्तर देने की कोशिश की जाएगी, उदाहरण भी दिए जाएंगे। फिर पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद 1, 2, 3 पैराग्राफ के बाद कुछ आपसे सवाल विचार करने के लिए किए जाएंगे, जिससे आपको तुरंत याद रहे, तो मेमोराइज हो जाएगा, जिससे आपको सुविधा मिलती है। तो इसका अलग अंक आपको आएगा। भूगोल का तो विशेष रूप से आएगा, क्योंकि भूगोल के लिए आपको चित्र के साथ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन एक रीडिंग के लिए ये आपको यहाँ पे सुनना ज़रूरी है, जिससे आपको फिर आगे समझने में आसानी हो। तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा तब भी बस 1 बार 2 बार इसको सुनिए और एक्सप्लेन अलग से किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। भूगोल का तो विशेष रूप से। चलिए प्रारंभ करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पे सौरमंडल एक चित्र दिया गया है, किस तरीके से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को तो हटा दिया गया। एक तरीके से ये चित्र दिया गया है, तो आप इसको देखिए ध्यान से। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और वो कुछ करके सीखें। तो अब यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है कि क्या क्या करना है। एक टार्च, एक सादा कागज़ और पेंसिल तथा एक सुई लेना है, और चरण 1 चरण 2 के रूप में आपको ये प्रयोग करना है। तो आप ये कर सकते हैं घर में, ये प्रयोग का काम दिया गया है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। कौन सी होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। कब? जब आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सूर्य की तरह जो तारे दिखाई देते हैं ना, वो भी, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है? उसकी गर्मी क्यों हमारे पास तक आती है? क्योंकि वो अन्य तारों की अपेक्षाकृत हमारे अधिक पास है। ठीक,
तो जैसे पास में खड़ा हवाई जहाज़ तो हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब ऊपर उड़ रहा होता है तो वो आपको साइकिल या मोटरसाइकिल से भी छोटा दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप समझने की प्रयास करें। यहाँ पे एक ध्रुव तारा को देखने की कोशिश की जा रही है बच्ची के द्वारा। सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति ही नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि यानी सात, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि रेत सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कौन है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। क्या नहीं होती? अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो ग्रहों में क्या होता है? ना तो कोई अपनी ऊष्मा होती है, ना ही कोई प्रकाश होता है। और वो कैसे फिर प्रकाशित होती हैं? तारों से। जैसे सूर्य का तारा है उससे प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट या प्लानेट आप बोलते हैं। ग्रीस भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा? पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। अब आगे देखते हैं, ये चित्र दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे 7 ग्रहों के बारे में 8 ग्रह जो हैं पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह उसकी बात की जा रही है। तो आप इसको देखिए। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से सौरमंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, 8 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और ये जो आपको दिख गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून। इसको दूसरा भी नाम है जो हम अरुण वाले बात कर रहे थे, तो आपको कंफ्यूज ना करने के लिए आप यहीं पे जो दिया गया है उसी को पढ़े, यूरेनस और नेपच्यून। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह जैसे उपग्रह में क्या हुआ? जैसे चंद्रमा, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का प्रयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें।
शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें हम शब्द कहते हैं पृथ्वी एवं ग्राफिया हंतचिपम का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी, जियो से क्या बना? जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है क्या है? माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट सर्व्ड अस, नट्स। माई का यम, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट सर्व्ड अस, नट्स। हर शब्द की आपको पहला माई से यम, वेरी से वी, इफिशिएंट से ई, मदर से यम, जस्ट से जे, सर्व से यस, अस से यू, नट्स से यन से आप एक अलग अंग्रेजी के शब्द बना सकते हैं। ग्रहों को याद करने के लिए शॉर्ट कर दिया गया। माई वेरी इफिशिएंट, मदर जस्ट सर्व्ड अस, नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा। कौन? वृत्ताकार मार्ग। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। पता लगाना है आपको। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम यानी बनाया गया, मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, इडूसेट इत्यादि हैं। अब आगे चंद्रमा के बारे में बात की जा रही है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का ये चित्र है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये बात की जा रही है कि पानी की होती है, हवा की होती है, भोजन की होती है। ये आपको अपना विचार करना है और जवाब देना है। क्षुद्र ग्रह, आपके बात सूर्य चंद्रमा की बात किसकी बात की जा रही है? पृथ्वी की बात क्षुद्र ग्रह की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो है क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। चित्र 1.2। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। किसके भाग होते हैं? ग्रह के होते हैं, लेकिन घूमते घूमते टूटकर अलग हो गए, जिसके कारण इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये एक चित्र दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कहते हैं ना, कभी कभी सुने होंगे कि अब एक जो है उल्कापिंड गिरने वाला है, पृथ्वी से टकराने वाला है, सबका नाश हो जाएगा। उसी की बात की जा रही है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाश गंगा, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। आकाश गंगा यानी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस आकाश गंगा का यह चित्र दिया गया है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो सबसे पहले क्या दिया गया? पृथ्वी, फिर क्या? सौरमंडल, फिर क्या? आकाशगंगा, फिर क्या? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है, आकाशगंगा भी, सौरमंडल भी और पृथ्वी भी। ठीक, आकाशगंगा में क्या क्या समाहित है? सौरमंडल और पृथ्वी। सौरमंडल में क्या समाहित है? पृथ्वी। ठीक, और ग्रह उपग्रह। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो एक तरीके से आपको सवाल दिए गए हैं, आप इसको करने की कोशिश करिए। आओ कुछ करें। तो ये और सवाल है नीचे। इस तरीके से ये अध्याय खत्म होता है। चौथा चरण में प्ले कार्ड का क्रम यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग ग्रहों का कि कैसे कैसे सूर्य से दूरी पे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस और नेपच्यून। तो एक गोलाकार आकृति में आपको बातें बताई गई हैं। प्ले कार्ड वितरण का क्रम ये यहाँ पे दिया गया है। ये आपको प्रायोगिक कार्य जो दिए गए हैं, ये आप प्रायोगिक कार्य यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो आप पुस्तक देख सकते हैं या इसको रोक करके हम आपको इसको एक साथ एक बार फिर जो है तो धीरे धीरे आपको हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जिससे आपको देखने में, पढ़ने में आप रोक करके इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। अभ्यास के जो प्रश्न है, ये खेल नीचे करने का कुछ दिया गया था, ये ऊपर आप कुछ करें का ये सवाल दिया गया है और नीचे कुछ रिक्त स्थान भरे गए हैं। तो आप अध्याय से जो पढ़े हैं उसी से भरने हैं। अगर आपको कहीं पे समस्या होती है तो एक बार अध्याय को फिर से आप सुन सकते हैं। शेष इसका व्याख्या वाला पाठ चित्र के माध्यम से
नक्शे के माध्यम से आपको अलग से भी आएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है कहीं पे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ इस अध्याय को ख़त्म करते हैं। आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और हर व्यक्ति तक जो पढ़ने की इच्छुक है वहाँ तक पहुँचाइए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।